Students, welcome back to Minds Mind Tutorial. So our today's topic is chronobiology. We are starting with chronobiology. इसके अंदर जो बायोलॉजिकल रिदम्स टॉपिक होता है वो आज हम देख रहे हैं. ये टॉपिक जो ईथोलॉजी होता है जिसे हम एनिमल बिहेवियर कहते हैं उस टॉपिक में हमने इंक्लूड करा है. और न्यूरोफिजियोलॉजी पूरा पेपर होता है एनिमल बिहेवियर एंड न्यूरोफिजियोलॉजी. तो उसके अंदर हम ये क्रोनोबायोलॉजी देखते हैं मेनली. तो अब स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पर क्या होता है, जो क्रोनोबायोलॉजी वर्ड होता है इसकी बात अगर हम करते हैं तो क्रोनो वर्ड जो यहाँ पर होता है उसका मतलब होता है कोई चीज़ अगर टाइम से रिलेटेड है तो उसको क्रोनो से डिनोट किया जाता है. वहीं बायोलॉजी का मतलब होता है ऐसा साइंस जो कि लाइफ से रिलेटेड होता है, जिंदगी से रिलेटेड होता है. तो ये चीज़ों को क्रोनोबायोलॉजी कहा जाता है. तो ये टर्मिनोलॉजी होगी. अब क्या होता है, अगर हम देखें हमारे डे टू डे लाइफ में, तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बात करें कि 7 o'clock है सुबह की, तो उस टाइम पे हम लोग उठ रहे हैं. एक टाइम पर उठे, अलार्म क्लॉक से हम उठ रहे हैं. दूसरे दिन भी हम अलार्म लगाकर उतने ही बजे उठ रहे हैं. तीसरे दिन भी हमने अलार्म लगाया और हम उतने ही बजे उठ रहे हैं. फोर्थ डे ये देखने को मिलेगा कि बिना अलार्म क्लॉक के भी आपकी नींद उस टाइम पर खुल जाएगी. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारी बॉडीज होती है उसके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो कि खुद अपने आप को उस तरह से सेट कर लेती है जैसे हमारा रूटीन होता है. तो ये जो रिपीटेशन होता है सेम एक्टिविटी का किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक डेफिनेट टाइम पर, उसको रिदमिसिटी कहा जाता है या फिर पीरियोडिसिटी ऑफ बिहेवियर कहा जाता है. तो एक डेफिनेशन थी यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी थी. अब क्या होता है, जो रिदमिक बिहेवियर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसको बायोलॉजिकल रिदम या फिर बायोरिदम से डिनोट किया जाता है. तो ये एक छोटा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट देखा हमने कि क्या चीज़ होती है रिदमिसिटी, उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा. और पीरियोडिसिटी ऑफ बिहेवियर भी रिदमिसिटी को ही कहा जाता है. तो आई होप यहाँ समझ में आ रहा होगा कि बायोलॉजिकल रिदम से यहाँ क्या रिलेशन है. तो जो भी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, एक टाइम पर हमें भूख लगना, अगर हम रोज़ एक ही टाइम पर खाना कर रहे बार बार हमें उसी टाइम पर रोज़ भूख लगती है, ये देखने को मिलता है. या फिर हमें किसी चीज़ की आदत होने लगती है एक ही पर्टिकुलर टाइम पर. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर डिपेंड करती है, जिसको हम बायोलॉजिकल रिदम या फिर रिदमिसिटी के अंदर काउंट करते हैं. फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी चेक किया जाए तो वो भी जो टाइम पीरियड होता है उसका भी एक तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक से ही रिलेशन है जो फीमेल्स में देखने को मिलता है. ये सारी चीज़ें हम क्रोनोबायोलॉजी में डील करते हैं. अब यहाँ पर आ जाती है हिस्ट्री क्या होती है. तो हिस्ट्री में सबसे पहले 4th century बिफोर क्राइस्ट की बात थी कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है लीव्स टेमेरिंडस इंडिकस की, जिसको टर्मिनल ट्री भी कहा जाता है, तो वो देखने को मिली. उसमें क्या होता है, जो डे नाइट सीक्वेंस होते हैं उसको नोट किया जाता है राइटिंग्स ऑफ एंड्रोस सिथनर के अंदर. तो क्या हुआ था कि जो प्लांट होता है जैसे टेमेरिंडस इंडिकस, उसका कॉमन नेम टर्मिनल ट्री है. तो ये वाला जो प्लांट है इसमें एक ही पर्टिकुलर टाइम पर ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ लीव्स पाई जाती है कि एक टाइम पर लीव्स खुलेगी और एक टाइम पर पत्तियां जो होगी उसकी बंद हो जाएगी. ये सारी चीज़ें भी एक तरह से बायोलॉजिकल रिदम से रिलेटेड होती है. 1829 और 1832 में डी मैरियन और डी कॉन्डोल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि पीरियोडिक स्लीप ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट, यानी कि जो मिमोसा पोडिका प्लांट होता है जिसको हम टच मी नॉट प्लांट कहते हैं और हिंदी में छुई मुई कहते हैं. तो ये जो प्लांट होता है अगर इसको देखा जाए तो इस प्लांट में भी एक पर्टिकुलर टाइम पर वो जो लीव्स होती है वो पीरियोडिक स्लीप शो करती है. पर्टिकुलर टाइम पर उनकी वो जो पत्तियां होती है खुद ब खुद बंद होने लगती है. इसको स्लीप रिदम कहा जाता है. 1880 की बात थी जब चार्ल्स डार्विन ने, विल्हेम प्रेफर ने 1845 से 1920 में रिकॉग्नाइज किया एंडोजीनस नेचर ऑफ सम रिदम्स इन प्लांट्स. अब क्या होता है, इसका मतलब ये था कि जो चार्ल्स डार्विन थे, विल्हेम प्रेफर थे, उन्होंने क्या देखा था, एक एंडोजीनस नेचर. एंडो वर्ड का मतलब होता है अंदर से रिलेटेड, एक्सो वर्ड का मतलब होता है बाहर से रिलेटेड. तो अंदरी नेचर, जो अंदर का नेचर होता है, अंदरूनी नेचर कहना चाहिए, कुछ रिदम्स का पाया जाता है किन्हीं प्लांट्स के अंदर. यानी कि वो बाहर से ज़्यादा अंदर से डिपेंडेंट होगा कि अंदर उसका कुछ ऐसी चीज़ है जो कि वेराई कर रही है और उसके नेचर के अंदर वो चीज़ आ रही है. तो ये एंडोजीनस नेचर होता है, अंदर से रिलेटेड. अब क्या होता है, जो जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था एरविन बेनिंग, 1936 की बात थी, उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एंडोजिनस रिदम पाई जाती है, यानी अंदर से कोई रिदम है जो कि रिलेटेड रहती है, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ इन्वायरमेंटल रिदम्स, जो कि इन्वायरमेंट से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है. यानी कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या सीजन आ रहा है, कौन सी गर्मी है, सर्दी है, कोई सा भी मौसम आ रहा है, लेकिन वो रिलेटेड नहीं होगी अंदर के रिदम से. तो बाहर कुछ भी चलेगा लेकिन अंदर की जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं. अब क्या होता है, 1948 में डॉक्टर फ्रैंक नाम के एक साइंटिस्ट, उन्होंने अनाउंस किया कि जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं टाइम देयर सिलेंड्रिकल एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरमेंटल क्लास. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या चल रहा है, वो अपनी अंदर की एक्टिविटीज एनवायरमेंटल क्लास को लेकर अपोजिटली मार्क कर लेते हैं. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि टर्म क्रोनोबायोलॉजी जो थी, ये टर्मिनोलॉजी जो थी क्रोनोबायोलॉजी, उसको किसने दिया था? तो एफ
हॉलबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले दिया था। और क्रोनोबायोलॉजी की उन्होंने ये डेफिनेशन कही कि स्टडी ऑफ रिदमिसिटी इन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेटेड विद टाइम। अगर हम स्टडी करते हैं रिदमिसिटी की, बिहेवियर से रिलेटेड, जो बिहेवियर की रिदमिसिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसको टाइम से रिलेट करके, तो उसको क्रोनोबायोलॉजी कहा जाता है। अब हमारे पास कुछ फ्यू एग्जांपल्स है बायोरिदम्स के, बहुत नॉर्मल से है, फिर भी हमें डिस्कस करना जरूरी होता है। जो फ्लावर्स होते हैं जैसे कि लोटस है, डेजीज हो गए, तो ये जो फ्लावर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ओपनिंग शो करते हैं मॉर्निंग के टाइम पर और क्लोजिंग शो करते हैं इवनिंग के टाइम पे। सुबह के टाइम खुल जाते हैं और शाम के टाइम बंद हो जाते हैं। उसी तरह से पॉलीकीट एरेनिकोला जो होता है वो यू शेप की बरो में रहता है सैंड के अंदर, और क्या करता है वो, क्या फीडिंग मूवमेंट शो करता है हर 6 से 7 मिनट के अंदर। तो ये जो चीज़ है उसको कि वो बरो में रहेगा और 6 से 7 मिनट में उसको याद आएगी कि अब उसको खाना खाने जाना है, ये भी एक तरह से बायोरिदम का एग्जाम्पल है। वैसे अगर हम देखें जो मॉस्किटोज होते हैं वो मॉर्निंग के अंदर इनएक्टिव रहते हैं, सुबह के टाइम वो किसी पे ज़्यादा काटना वगैरह का काम नहीं करते, लेकिन इवनिंग के टाइम पे वो सब जाग जाते हैं और बाइटिंग का प्रोसेस उनका स्टार्ट कर देते हैं, तो एक्टिव हो जाते हैं इवनिंग में। वहीं जो हाउस फ्लाई होती है वो मॉस्किटोज की वाइस वर्सा होती है, ये क्या करती है, ये इनएक्टिव रहती है इवनिंग के टाइम पर लेकिन एक्टिव हो जाती है मॉर्निंग के टाइम पर। सुबह के टाइम पे आप देखेंगे हाउस फ्लाई ज़्यादा दिखाई देती है बजाय कि हम शाम के टाइम पर देखें। फिर जो मॉथ होती है, मॉथ एक तरह का हिंदी में हम बोलते हैं उसको कुछ अजीब से ही नाम होता है, तो मेनली वो क्या करती है ट्यूबलाइट के आसपास आपको देखने को मिलेगी, तो ये नॉक्टर्नल होती है। और बटरफ्लाई कैसी होती है, डायर्नल होती है। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात को एक्टिव होने वाले, और जो डायर्नल होता है उनका मतलब होता है जो एनिमल्स सुबह के टाइम पर एक्टिव होते हैं, तो नॉक्टर्नल एंड डायर्नल। अब क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं उनकी बात डिस्कस करते हैं। तो बर्ड्स मॉर्निंग के अंदर सिंगिंग शो करती है, कभी कभी माइग्रेशन शो करती है एनुअली। फॉर एग्जांपल जो क्रेन्स होती है बाहर से साइबेरिया वगैरह से फ्लाई करके पूरे यहाँ तक आती है और गुजरात और जो राजस्थान वाला पोर्शन है वहाँ आकर इंडिया में ब्रीडिंग करती है। तो ये वाली जो चीज़ें हो रही है वो क्यों कर रही है, क्योंकि उसको पता है वहीं जाकर उसको प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस भी मिलेगी, तो वो माइग्रेशन एनुअली शो करती है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, वी फील स्लीपी जनरली एट सेम टाइम एंड वेक अप टू। हम एक ही टाइम पर रोज सोना पसंद करते हैं और एक ही टाइम पर उठना जागना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में वो एक तरह की बायोलॉजिकल क्लॉक में सेट हो चुका होता है। तो जिस दिन में हम हमारे टाइम को थोड़ा सा भी एडजस्ट करते हैं, डिफर करते हैं, तो फिर हमें उस दिन थोड़ा सा अनवेल लगता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एग्जांपल भी सेम एज इट इज है, क्योंकि 28 डेज साइकिल फॉलो अप होती है किसी भी फीमेल के अंदर। ह्यूमंस में बात करें हम तो ये भी एक तरह की बायोरिदम है। अब हमारे पास है बायोरिदम वर्क इंडिपेंडेंटली। ऐसा कहा जाता है कि जो बायोरिदम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी है, वो डिपेंड करती है ओनली टू दी इंटरनल कंडीशंस, यानी कि वो एंडोजीनस होती है, एक्सोजीनस नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत सारे पीपल ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो डेली एनुअल सीजनल रिपीटेशन होता है किसी भी एक्टिविटीज में, किसी भी स्पीशीज के एनिमल के अंदर, वो डायरेक्ट रिजल्ट होती है डे और नाइट या फिर एनुअल या फिर सीजनल एनवायरमेंटल साइकिल के, यानी कि जो भी अंदर आपकी एक्टिविटीज चल रही है, आपकी बॉडी की एक्टिविटीज है, वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ लोग ऐसा अज्यूम करते हैं, लेकिन ये ट्रू नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी बायोलॉजिकल रिदम्स होती है जो कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है नेचुरल साइकिल्स के, या फिर हम उसको एक्सोजीनस साइकिल्स कह सकते हैं। इनका मतलब सिंपली कहें तो इन्वायरमेंट, नेचुरल साइकिल है ना इन्वायरमेंट की साइकिल्स, और एक्सोजीनस साइकिल भी इन्वायरमेंट की साइकिल्स है। तो बायोलॉजिकल रिदम्स इंडिपेंडेंट होती है किसको लेकर, इन्वायरमेंट की साइकिल्स को लेकर। कुछ ऐसे सोर्स ऑफ एविडेंस है जो कि प्रूव करते हैं कि एंडोजेनिसिटी जो होती है बायोलॉजिकल रिदम्स की वो आती है, यानी कि जो बायोलॉजिकल रिदम है वो कैसी, एंडोजीनस इन नेचर है। तो उसके हम एग्जांपल्स यहाँ पर नोट करते जाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है फ्रॉग्स को लेकर। तो फ्रॉग्स की जो एक्टिविटी पीरियड होता है, फ्रॉग्स का एक्टिविटी पीरियड, उसको नोटिस किया गया है सबसे पहले बार। तो एक्टिविटी पीरियड में ये देखा गया कि दोनों फ्रॉग्स को सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस में रखा गया। दोनों ही जितनी एनवायरमेंटल कंडीशन पहले को दी गई उतनी ही दूसरे वाले को दी गई। फॉर एग्जाम्पल अगर रेनी सीजन था तो दूसरे को उसी रेनी सीजन में रखा गया। लेकिन अब ये जो एक्टिविटी पीरियड था उस फ्रॉग का, उन्होंने ये पाया कि वो दोनों के अंदर डिफर कर रहा था, और इन्होंने जो फ्रॉग यूज करे थे साइंटिस्ट ने, उसको यहाँ जो स्पीशीज यूज की थी वो थी राना पिपियंस। तो ये वाली यूज की थी। यहाँ पर स्मॉल पी आना चाहिए था, क्योंकि साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर में इसको स्मॉल वे में लिखना होता है, यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए। तो राना पिपियंस नाम का फ्रॉग उन्होंने स्पीशीज जो होती है वो यूज की थी, और उसकी कांस्टेंट कंडीशंस पे उन्होंने ये पाया कि जो सर्काडियन रिदम था दोनों में डिफर कर रहा था। पहला फ्रॉग जो था, 2 फ्रॉग लिए थे, तो पहला फ्रॉग जो था उसका जो सर्काडियन रिदम था वो 23 आवर्स और 10 मिनट्स का था, 23 आवर्स और 10 मिनट्स का था। वहीं जो दूसरा फ्रॉग था उसका जो सर्काडियन रिदम था वो 24 आवर्स एंड 33 मिनट था।
तो अब अगर उसे इन्वायरमेंटल कंडीशन हमने सेम दी तो उसकी सर्काडियन रिदम में चेंजेस क्यों आ गए? इसका मतलब ये है कि जो फ्रॉग है उनके अंदर इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होगी, जिसकी वजह से उनमें ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो देखने को मिल रहा है। इसी वजह से यहाँ से हमें ये एविडेंस मिल गया, प्रूफ मिल गया कि जो एंडोजेनिसिटी होती है बायोलॉजिकल रिदम की वो सही होती है, ना कि एक्सोजेनिसिटी। तो ये इसी वजह से उनके अंदर जो उनका 24 आवर रिदम था उसमें डिविएशन आ रहा था एंडोजेनिसिटी की वजह से। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो फ्रॉग्स में यहाँ ये जो डिफरेंस आया है वो उनकी इंटरनल क्लॉक की वजह से आया है, ना कि इन्वायरमेंट की वजह से। इन्वायरमेंट तो दोनों में सेम था, फिर भी चेंजेस आ रहे थे। इसका मतलब जो क्लॉक है वो एंडोजेनिसिटी को शो करती है। तो सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी आए जो कि क्लियरली ऐसा रूल आउट करते हैं कि जो लर्निंग होता है एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि बायोलॉजिकल रिदम का ही एक तरह का मैकेनिज्म है। तो लर्निंग एज अ मैकेनिज्म फॉर बायोलॉजिकल रिदम का एक एग्जांपल है हमारे पास। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लर्निंग। तो हम लर्निंग से रिलेट कर अब इसको देखेंगे यहाँ पर लर्निंग को। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये देखा जाता है कि वो हैच करते हैं अपने एग्स में से और उनको अंडर कांस्टेंट जो कंडीशंस होती है इंक्यूबेटर की उसमें रखा जाता है। तो जो उनका हैचिंग का टाइम होता है उससे थोड़े टाइम पहले उनको कहना चाहिए इंक्यूबेटर में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्स है, तो रेप्टाइल्स के और बर्ड्स के एग्स की एग्जांपल हमने लिया है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के एग, इनको इंक्यूबेटर एक मशीन होती है जिसमें इंक्यूबेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि जो एग हैचिंग के पहले का जो प्रायर टाइम होता है उसके अंदर जो पूरा डेवलपमेंट होता है एग्स का वो उस इंक्यूबेटर में हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो नॉर्मली जो हैन और कॉक होती है वो अपने एग को किस तरह से इंक्यूबेट करती है उस मशीन की जगह, उस जगह पर मशीन का यूज यहाँ पर हो जाता है। तो नॉर्मली रेप्टाइल्स और बर्ड का एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं। तो उनको कांस्टेंट कंडीशंस में रखा जाता है इंक्यूबेटर के अंदर। तो यहाँ इंक्यूबेटर का यूज किया जाएगा। इंक्यूबेटर एक मशीन है जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट देने की कोशिश करती है एग्स को। तो इस इंक्यूबेटर में क्या हुआ कि जब हैचिंग होने वाली थी सिर्फ उसके थोड़े टाइम पहले उनको एग्स को उसके अंदर रखा। अब जो न्यूली हैच्ड बेबीज इस इंक्यूबेटर वाले एग्स में से निकले उनमें क्या पाया जाता है कि उनकी जो सर्काडियन रिदम्स थी उसको अगर देखा जाए तो वो एक मेजर कंपोनेंट थी बायोलॉजिकल रिदम का जो कि इनहेरिटेड हुई होगी। यानी कि जो यहाँ एग्स आ रहे हैं उन एग्स में पूरी तरह से वही सारी जो बच्चे इनमें है उनमें सेम वही चीजें होंगी जो उनके पेरेंट्स में पाई जाती थी। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉफमैन, जिसको टाइम पीरियड 1959 था उनका। तो हॉफमैन ने क्या बताया कि उन्होंने क्या करा, जो लिजार्ड के एग्स होते एक तरह का रेप्टाइल होता है, तो उन्होंने लिजार्ड के एग को 3 कंडीशन में रखा। पहली कंडीशन थी 18 आवर डे की। तो हॉफमैन ने क्या करा, वो जो लिजार्ड के एग्स थे उसको 3 कंडीशंस प्रोवाइड की। एक जो थी उसको 18 आवर डे के अंदर रखा, 18 आवर डे के अंदर रखा। और उसमें क्या पाया, तो 18 आवर डे की कंडीशन में उसको 8 जो आवर्स थे, सॉरी 9 आवर्स कहना चाहिए, 9 आवर्स जो थे उसको पूरी तरह से लाइट प्रोवाइड की और बाकी के जो 9 आवर्स थे उसमें उसको पूरी तरह से डार्कनेस प्रोवाइड की, यानी कि उसको लाइट में नहीं रखा। तो इस तरह से 9 घंटे के यहाँ पर टाइम पीरियड थे। 18 आवर डे का एक वेरिएंट बना। दूसरा उन्होंने लिया 24 आवर डे का। हॉफमैन का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने लिजार्ड के एग्स पर करा था। अब 24 आवर डे में से एक बार उन्होंने 12 आवर्स तो डार्कनेस लाइट दी कह सकते हैं हम लोग, और 12 आवर्स बचे हुए डार्कनेस दी। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक 36 आवर का वेरिएंट लिया, 36 आवर डे। उसमें उन्होंने क्या करा, यहाँ पर भी 2 वेरिएंट बनाए। पहला जो था उसमें 18 आवर का बनाया, यहाँ पर 18 आवर, और दूसरा भी 18 आवर का। 18 आवर तो जो एग था उसको लाइट में रखा और 18 आवर्स उन्होंने डार्कनेस में रखा उसी एग को। तो इस तरह से उन्होंने एग्स को इस तरह से परफॉर्म करा। जो एग्स थे किसके, लिजार्ड के। उन्होंने ये पाया कि जो एनिमल्स थे इनको अलग अलग जब 3 ग्रुप में रखा, जब वो हैच हो गए तो फिर भी उनके अंदर एक रनिंग एक्टिविटी पीरियड जो था सारे एनिमल्स में अगर देखा जाए तो वो 23.4 से और 23.9 आवर तक का था। यानी कि इस टाइम पे ही करीब करीब उनमें ये वाली एक्टिविटी ही थी जब उनकी हैचिंग हुई, परफॉर्म हुई। मतलब वो जो एग्स होते हैं उनमें से जब वो बाहर आते हैं उस प्रोसेस को हैचिंग कहते हैं। तो ये ही टाइम पीरियड में नॉर्मली उनमें ये देखने को मिला।
जब इतने तरह से वेरिएंट्स परफॉर्म कर रहे थे तो भी ये सेम चीज़ वहाँ पर आ रही थी। इसका मतलब ये कंक्लूड किया जा सकता है कि कोई ऐसा कंपोनेंट है बायोलॉजिकल क्लॉक के मैकेनिज्म का इन लिजार्ड्स में जो कि अपीयर करता है और रिमेन अनअफेक्टेड रहता है, जो कि कंपोनेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और फिर उसके साथ सारे जो रिजिम्स होते हैं और जो चीज़ें होती है वो भी परफॉर्म कर रही है लिजार्ड। इसका मतलब वो एंडोजीनियस है। तो ये वाली चीज़ से हम एक चीज़ प्रूव कर सकते। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये। तो एक तरह से उन एनिमल्स में लर्निंग की प्रोसेस शुरू से ही रहती है, वो अपने पेरेंट्स की चीज़ को इनहेरिट कर कर आते हैं। तो रेप्टाइल्स हो या बर्ड्स, उनको अगर इस तरह से डिफरेंट तरह से भी रखा जाए, उन पर एक्सपेरिमेंट भी करा जाए, तो भी उनकी जो मेन एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, वो चेंज नहीं होती है। इसका मतलब उनके अंदर की बायोलॉजिकल क्लॉक है वो ज़्यादा असर कर रही है बजाय कि जो इन्वायरमेंटल चीज़ है उससे लेकर। तो ये एक एग्जाम्पल था। फर्स्ट हमने फ्रॉग का देखा, सेकंड हमने हॉफमैन का एक्सपेरिमेंट देखा, थर्ड एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब क्या हुआ, थर्ड हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि एक इंडियन साइंटिस्ट थे और उनका नाम था सिरोही। हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिरोही, और दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका एक का नाम था हैमर, और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था होशीजाकी। तो 1994 की बात थी जब ये हो रहा था, और वो ये जो तीनों ही साइंटिस्ट थे ये वाले इंडियन थे और बाकी ये जो दोनों थे वो अमेरिकन थे। तो यहाँ इंडियन थे और यहाँ अमेरिकन थे। तो ये जो तीनों साइंटिस्ट थे वो कुछ टाइम के लिए एंटार्क्टिका गए। अब एंटार्क्टिका में क्या हुआ, उन्होंने अपने साथ कुछ प्लांट्स लेकर गए थे जिसमें से फंजाई, हैमस्टर और जो बीन प्लांट्स थे वो कॉमनली वो लेकर गए थे। तो एंटार्क्टिका वो गए थे और प्लांट्स कौन से लेकर गए थे, फंजाई लिया था उन्होंने, एक हैमस्टर लिया था और कुछ बीन प्लांट्स लिए थे। ठीक है। अब क्या हुआ, उसके साथ इस प्लांट्स के साथ वो जो एनिमल्स अपने साथ लेकर गए थे उनमें से ये थे फ्रूट फ्लाइज को भी वो अपने साथ लेकर गए थे। और वो क्यों लेकर गए थे, क्योंकि उनको जो रिदमिसिटी होती है बिहेवियर की वो स्टडी करनी थी। ये जो ऑर्गेनिजम्स थे इन तीन सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने एक टर्निंग टेबल के ऊपर रखा था। तो टर्निंग टेबल के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टर्निंग टेबल के ऊपर उन्होंने ये सारी चीज़ों को रखा था इस तरह से। अब क्या होता है कि जो टेबल थी उसको जब रोटेट किया जाता है इन सच अ फैशन दैट इट इज नलीफाइड, इट नलीफाइज द रोटेशन ऑफ अर्थ। एक तरह से क्या हुआ था, इस तरह से इस टेबल के ऊपर सामान को रखा गया था जिससे कि वो जो अर्थ का रोटेशन होता है उसको नलीफाई कर दे। यानी अर्थ जो घूम रही है उससे इस टेबल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका जो रोटेशन होगा वो अलग टाइप का होगा। तो इस वजह से जो मिनिमाइजेशन आता है पोल्स पर हो जाता है। तो ये वाली चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको कंप्लीटली डार्कनेस में रखा जाता था और कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा जाता था। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये पाया गया कि जो यूजुअल रिदमिक बिहेवियर होता है पोल के ऊपर और उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता अर्थ के रोटेशन पे। तो दोनों ही चीजों में ये वाली चीज हो रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, जो अर्थ जब रोटेट करती है तो हम सबको पता चलता है कि अभी रात हुई है सुबह हुई है, तो उससे हमें समझ में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि रात होती है तो इंसान को फिर भूख लगती है, सुबह होती है तो उसको ब्रेकफास्ट करने का मन होता है, तो उससे ये साबित होता है। लेकिन यहाँ पर वो जो टर्निंग टेबल थी उसको हमने इस तरह से अरेंज करा था कि जो अर्थ जब रोटेट करेगी तो इस टर्निंग टेबल को नहीं पता चल सकेगा, इस पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को नहीं पता चल सकेगा कि अर्थ रोटेट करी। यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन से हमने उसको दूर कर दिया। तो अब इसी कंडीशन में ये पाया गया कि उन्हें नहीं पता है कि अर्थ क्या कर रही है, फिर भी उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और उनकी जो ये बायोलॉजिकल रिदम थी वो फिर भी मेंटेन रही, उसमें कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब अगेन ये है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन्वायरमेंटल कंडीशन से, उनकी जो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है सब चीज उस पर डिपेंडेंट है। तो अब क्या हुआ, ये उन्होंने देखा कि जो भी प्लांट्स और एनिमल थे उन्होंने अपनी जो 12 आवर्स का स्लीप और वेक शेड्यूल जो होता है, कब उठना कब सोना, उसी को फॉलो करा। जो एग्स होते हैं फ्रूट फ्लाइज के वो हर 24 घंटे में हैच हुए। जो फंजाई होती है उसको पेट्री डिश में रखा था, लाइट डार्क रिंग्स उसमें आती जा रही थी ग्रोथ की हर 24 घंटे के अंदर। तो ये जो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स थे उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो इसीलिए सेट होती है एक इंडिविजुअल में कि कुछ भी हो जाए, चाहे एक्सोजिनस रिदम में कोई भी चेंज हो जाए या वहां पर कोई बदलाव आ जाए, तो भी हमारी जो इंटरनल क्लॉक है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने शो कर दिया कि जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो अपनी बायोरिदम्स को मेंटेन करते हैं इवन व्हेन दे आर रिलेवेंट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर हम उसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रिलेट कर दे तो भी, तो ये वाली चीज यहाँ पर आ जाती है और वो अपने हमेशा अंदर की बायोलॉजिकल रिदम को फॉलो करते हैं। थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी होता है लेकिन मेन इफेक्ट क्या होता है, इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। तो इसका मतलब ये है जो रिदमिसिटी वो कैसी है, वो एंडोजेनिक है नेचर के अंदर, एंडोजिनस रिदम है वो एक तरह से। तो ये वाली चीज यहाँ पर आ जाती है।
तो अब इसके बाद जो हम सेकेंड पार्ट लेंगे, हम उसके अंदर एक्सोजिनस रिदम वर्सेस एंडोजिनस रिदम का एक और एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नहीं कहना चाहिए, हम उसको कहना चाहिए कंपेयर करेंगे कि फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, हम उसको एंडोजिनस माने या फिर एक्सोजिनस मानेंगे। तो ये आज हमारा पार्ट 1 यहाँ पर ओवर होता है क्रोनोबायोलॉजी का। सेकेंड पार्ट जल्दी से अपलोड हो जाएगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।